नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट राइट मोमेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हम आ रहे हैं डेली आपके सामने यूपीएससी के एमसीक्यूज लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? निराक्षी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए बताइए, निराक्षी करके कुछ करंट में था क्या? तो किसके रिगार्डिंग था? स्मॉग एयर प्योरीफायर था, एन आइस ब्रेकर ड्रिवन बाय न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में था, अनमैन अंडर वाटर व्हीकल था, या टॉर्पेडो रिकवरी एंड लॉन्च वेसल था। चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इसके आंसर देने से पहले बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी मिक्स क्वेश्चन पूछ लेती है। मतलब कि यूपीएससी कई बार आपको एक स्टेटमेंट देगी, वो सही है या गलत है उसको साबित करने के लिए नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेटमेंट देगी, उसके बाद ऑप्शन देगी ABCD। ठीक है, लेकिन कई ऐसे भी यूपीएससी एमसीक्यू हमें देती है जहाँ पे सीधा साधा सवाल होगा, ऑप्शन ABCD में से कोई भी एक आपको चुनना है। तो देखिए, आपका कट ऑफ कभी भी 200 में से 200 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ऐसे आपको एमसीक्यूज सही करने आने हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप स्किप करने का चांसेस रख सकते हो, क्योंकि डे टू डे यह जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन है उसमें भी जैसे हाउ मेनी आर करेक्ट और हाउ मेनी आर इनकरेक्ट पूछना शुरू किया है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, एमसीक्यू में आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ऐसे में आपको अगर सही से पता हो तभी अटेंड करें, वरना उसको स्किप करें। लेकिन ऐसे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ऐसे एमसीक्यू आपको करके आना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निराक्षी न्यूज में था, तो क्या था? तो यह सबको पता होगा, ऑप्शन सी अनमैन अंडर वाटर व्हीकल था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह क्या है। तो यह है इंडिया का सबसे पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसका नाम दिया है निराक्षी। नीर का मतलब क्या होता है? पानी मतलब होता है। ठीक है, और पानी के साथ जुड़ा हुआ एक अंडर वाटर व्हीकल है। अब यह किसके लिए यूज करेंगे? तो यह यूज करेंगे माइन डिटेक्शन के लिए, माइन डिस्पोजल के लिए, या फिर अंडर वाटर सर्विस के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हमें समुद्र के अंदर करने पड़ते हैं, जिससे कि हमारे आपके और हमारे जैसे लोग इस देश में सही से सुरक्षित रह सके। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर आपको देखना हो ना, एक मूवी आई थी गाजी द अटैक। क्या मूवी थी? गाजी द अटैक। ठीक है, इस मूवी में आप देख सकते हो कि किस हिसाब से समंदर में माइन डिटेक्शन करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका एंड्योरेंस कितना है? तो यह 4 आवर्स अपने जमीन के समुद्र के लेवल के नीचे जा सकती है 4 आवर्स। और कितना टाइम, कितने डेप्थ में? 300 मीटर की डेप्थ में। समझ सकते हो 300 मीटर बहुत होता है। चलिए, और इसको बनाया है किसने? तो इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, और उसके साथ एमएसएमई जो एंटिटी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि AEPL और GRSE, इन दोनों ने मिलके इसको बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए देखने में ही खतरनाक लगता है। पाकिस्तान को बोलो भाई देख लो क्या आ गया हमारे पास। अब कराची में कुछ भी करना हो तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल टाइगर फोरम, यानी कि GTF के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट, कितने सही है। पहला, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1994 टू प्रोटेक्ट टाइगर ग्लोबली। चलिए पहला चीज। दूसरा, GTF कन्वेंस इट्स जनरल असेंबली एवरी 2 years। ओके। तीसरा, इट एम्स टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड कॉमन अप्रोच वर्ल्ड वाइड टू सेव टाइगर्स देयर प्रे एंड देयर हैबिटेट। चलिए यहाँ पे पहला तो सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो दूसरा है ना, ये दूसरा गलत है। क्यों सर, क्यों गलत है? क्योंकि इसकी जो जनरल असेंबली होती है हर 2 साल में नहीं, हर 3 साल में मिलती है। ठीक है, ऐसे फैक्चुअल नॉलेज कभी कभी यूपीएससी इतना मथा देती है कि कट ऑफ से 1 मार्क कम हो जाने का दुख वही एस्पिरेंट्स झेल सकता है जिसको इसके अनुभूति हुई है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे पहला सही, तीसरा सही, दूसरा गलत है। तो हमें पूछा है कितने सही है, तो सर जी 2 यहाँ पे सही है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो यह जो GTF करके था, यह GTF को एस्टेब्लिश किया था कब हमने, 1994 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आया है, अपने देश में आया है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसकी असेंबली जैसे कि मैंने आपको बताया हर 3 साल में मिलती है, और इसका मुख्य कामकाज क्या है, प्रोटेक्ट टाइगर, देयर प्रे एंड हैबिटेट। ठीक है, चलिए इतना आपको पता चल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ACTO। ठीक है, हाँ, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला, इट इज मिलिट्री अलायंस ऑफ 8 अमेजोनियन कंट्रीज। ओके। दूसरा, द ACTO प्रमोट्स कंपटीशन अमंग द अमेजोनियन कंट्रीज। ओके। तीसरा, इट वॉज फॉर्म टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द अमेजोन रीजन। ओके, हो सकता है यह हो। और ऑप्शन डी, इट फोकस ऑन साउथ नॉर्थ कोऑपरेशन अमंग गवर्नमेंट्स एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा तो कॉन्सेप्चुअल हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है दुनिया के जो लंग्स कहे जाते हैं, वो लंग्स कहे जाने वाले हमारे जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे होते हैं, बोलिए बोलिए। जी हाँ, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में होते हैं। ठीक है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा भूभाग अगर किसी के पास है तो किसके पास है, ब्राज़ील के पास है। सबसे बड़ी अगर हम देखने जाए कोई रिवर हो तो कौन सी रिवर है, अमेजोन रिवर है। ठीक है, पहले बचपन में बहुत डिस्कवरी चैनल पे देखा करते थे। अभी उसी को बचाने की ज़रूरत है, और उसी को बचाने के लिए जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 8 कंट्री है, यह 8 कंट्री ने एक साथ मिल के कुछ काम करने की बात कर रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने एक ट्रीटी बनाई है, अमेजोन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ACTO। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, इट वाज फॉर्म टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द अमेजोन रिवर रीजन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं को कौन से 8 कंट्री होते हैं। तो देखिए, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा अच्छा हम मैप में देखेंगे, लेकिन इसका आप परमानेंट सेक्रेटेरिएट देख लीजिए। ACTO का सेक्रेटेरिएट है ब्राज़ीलिया में, कहाँ पे आया है, ब्राज़ील में आया है। ठीक है, ब्राज़ीलिया कहाँ पे आया है, ब्राज़ील में आया हुआ। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मेंबर के ऑफ ACTO के मेंबर्स। देखिए यहाँ पे आएगा आपका ब्राज़ील, इसके नीचे है आपका बोलीविया, उसके बाद है यहाँ पे पेरू, यहाँ पे है इक्वाडोर, यहाँ पे है कोलंबिया, यहाँ पे है वेनेजुएला, यहाँ पे है गुयानाम, और दूसरा एक देश है सूरीनाम। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए, ये जो टेरिटरी है दिख रही है आपको, जो गुयाना और सूरीनाम के नीचे एक छोटा सा देश है जिसका कलर इन्होंने ग्रे करके नहीं रखा हुआ है। ठीक है, औरों से अलग है। तो यह जो कंट्री है यह कौन सी कंट्री है। ठीक है, और इस कंट्री का नाम बताने के साथ साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह किसकी टेरिटोरी है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काली गंडकी रिवर। ठीक है, काली गंडकी रिवर के बारे में क्या बताना है, इनकरेक्ट सेंटेंस बताने हैं। चलिए सबसे पहला, इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द काली एंड त्रिशूली रिवर्स। अच्छा, मतलब काली और त्रिशूली रिवर मिलके यह नदी बनती है। दूसरा, द रिवर ओरिजिनेट्स इन नेपाल एंड जॉइंस द रिवर गंगा इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्या यह नेपाल में ओरिजिन होती है और बिहार में गंगा नदी के साथ मिलती है। ठीक है, तो इनमें से कौन से इनकरेक्ट है, तो भैया दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे है, सही है। जी हाँ, काली गंडकी रिवर के बारे में दोनों सेंटेंस सही है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंख बंद करके सी मत मार देना, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइदर नॉर 1 नॉर 2। ठीक है, दोनों के दोनों आपके कैसे है, करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं काली गंडकी रिवर के बारे में। तो अभी यह न्यूज़ में क्यों था,
तो न्यूज़ में यह इसलिए था क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर होते हैं यह ग्लेशियर बहुत ही झड़प से पिघल रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमें यह देखने को मिला था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैपिंग देख लीजिए। तो जो गंडक रिवर है, या गंडक रिवर यहाँ पे दिख रही होगी, कहाँ पे मिलती है? बिहार के पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी घग्गर नदी, यहाँ पे होगी गंगा दिख रही होगी, यहाँ पे इलाहाबाद दिख रहा होगा, और यहाँ पे ये जो नदी है यह कौन सी है? यह है आपकी यमुना नदी, ठीक है। चलिए यहाँ पे होगा आपका वाराणसी दिखेगा, और यहाँ पे है सोन नदी। याद रखिएगा सोन नदी हिमालय से ओरिजिनेट नहीं होती है, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे काली गंडक है, नेपाल में ओरिजिन होती है और फिर इस रास्ते से यहाँ पे आती है। एक और नदी यहाँ पे त्रिशूली नदी है, यह भी यहाँ से आती है, ठीक है। काठमांडू यहाँ पे साइड में रह गया। अगर पूछ ले कि काठमांडू के वेस्ट में है तो जवाब सही आएगा, और ईस्ट में पूछ लिया तो जवाब गलत आएगा, ठीक है। तो यह आपको देखना है, और ये है हमारा सबसे बड़ा क्या है? माउंटेन रेंज है हिमालय, जो कि अभी बन रहा है। जी हाँ, माउंटेन हिमालय जो है यह अभी अपने यंग एज में है, तो अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है। चलिए एक काम कीजिए, आप बता दीजिए हिमालय की हाइट कितनी है? रिसेंटली जो हमने नाप किया था उस हिसाब से उसकी हाइट कितनी है वह बता दीजिए, ठीक है। चलो ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे स्टैटिक वाले क्वेश्चन। स्टैटिक वाले क्वेश्चन में फिलहाल हमारा चल रहा है यूपीएससी 2022 वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू, विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 और 3-0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए वेब 3.0 के बारे में बताना है। पहला, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या कि भैया हमारा डेटा किसी और के पास नहीं जाना चाहिए? तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। बिल्कुल ये भी हो सकता है। आज का हर एक जमाना आपको लगेगा कि सर जी सब जगह पे ब्लॉकचेन ही याद रहा है। तो ब्लॉकचेन के बेस पे हमारे सामने एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। आपको नाम पता होगा क्या? बिटकॉइन, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एक डॉज कॉइन भी याद रखिएगा, क्योंकि यह डॉज कॉइन जो होता है यह इलोन मस्क ने बहुत ही उसको फेमस करके रखा हुआ है। इलोन मस्क कौन? जी का मालिक। जी क्या था? ट्विटर का पुराना नहीं, नया वाला नाम था, ठीक है। चलिए तो दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही बात है। इसके जो यूजर्स होते हैं यह यूजर्स कलेक्टिवली होते हैं। तो तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। तो हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल आर, मतलब 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि सास, हाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, SaaS buyers can customize the user interface and can change data fields। क्या ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जिन्होंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है टेक्निकल कंप्यूटर या आईटी फील्ड के साथ, उन लोग आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे हमें वन वे कम्युनिकेशन करना है, तो हम बता देते हैं कि यह पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। सास जो बायर्स होते हैं उनके कस्टमाइज आपको यूजर्स का इंटरफेस और डेटा चेंज हो सकता है। दूसरा, सास यूजर कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस। यह भी बिल्कुल सही है। अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है तो आप डेटा मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म ऑफ सास। बिल्कुल, ये सब सास के एग्जाम्पल है। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है। तो तीसरा भी हमारा सही है। हमें क्या पूछा है? कौन से सही है? तो भैया तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन आएगा डी, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्स। देखिए यह लिखा है बेस्ट रिफ्लेक्स, इसका मतलब चारों नजदीक नजदीक में ही क्वेश्चन होने आपके सेंटेंस होंगे। रिफ्लेक्स द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। चलिए आपको क्या पूछा है?
FOBS के बारे में पूछा है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। इसके बारे में मीडिया में चर्चा होती है, तो यह क्या है? ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि सर जी यह क्या है, तो यही आपको यूपीएससी ने भी पूछा है कि बता दीजिए यह क्या है। पहला, मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लॉइट इट इन स्पेस। नहीं, यह इसके लिए तो हमने एक मिशन भेजा हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में हमने PYQs में बात किया हुआ है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, अ स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लेनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। अरे भैया यही तो हम करने वाले हैं, किसमें? चंद्रयान में करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? हम एक मिशन भेजने वाले हैं, उसको दूसरे प्लेनेट पे, यानी हमारे जो सब प्लेनेट है, हमारा सैटेलाइट जो है, नेचुरली सैटेलाइट चंद्र पे उतारने वाले। लेकिन यह क्या कह रहा है? यह कह रहा है स्पेसक्राफ्ट, तो ऐसा अभी कोई बात हुई नहीं है, तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। A missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on the Earth। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत ही घातक साबित होने वाला है। कौन सा? फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम। क्या करेगा? एक ऐसी मिसाइल जो कि स्टेबल ऑर्बिट में अराउंड पृथ्वी के चारों ओर रहेगी, और यह क्या करेंगी? यह डी ऑर्बिट ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ करेगी। ठीक है, चलिए, और ऑप्शन डी है वो तो वैसे ही गलत है, क्योंकि सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट, क्यूबिट के बारे में पूछा है, इसका मेंशन होता है। चलिए, क्या क्लाउड सर्विसेज में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में? तो क्या आएगा जवाब? जी हाँ, इसका जवाब आएगा ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, चलिए आप मुझे एक बात बता दीजिए कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर का नाम क्या है? और साथ ही आपको बताना है सेम चीज किसके बारे में? इंडिया के बारे में, कि इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर जो है वह कौन सा है। ठीक है, चलिए एक और चीज आप मुझे बता दीजिए, अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में गूगल ने कोई प्रोजेक्ट किया था। किन्होंने किया था? गूगल ने कोई प्रोजेक्ट किया था, तो यह प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ठीक है, या फिर उसके कंप्यूटर का नाम क्या था, यह बताइए। चलिए चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द अबव आर कंसीडर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। देखिए, शॉर्ट रेंज का मतलब बहुत ही नजदीक में आप इस डिवाइस और इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा? क्लोज सर्किट टेलीविजन आएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आएगा, और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आएगा। तो तीनों के तीनों कैसी है? शॉर्ट रेंज ही है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के MCQs। आने वाले टाइम में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।